नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। और आज हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए नई कविता की प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में, अपनी पिछली क्लास में नई कविता की प्रवृत्तियों को आरंभ किया था और हमने ये चर्चा की थी, हमने ये अध्ययन किया था कि नई कविता और प्रयोगवाद जो है वो लगभग समान भाव के युग हैं, समान कल्पना के या भाव के या समान विचारधारा की एक युग धारा है जो समान रूप से एक साथ हमें चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन कुछ स्तरों पर नई कविता और प्रयोगवाद में जो किंचित अंतर दिखाई देता है वो किस स्तर पर है, कैसा है, किस प्रकार की प्रवृत्तियों में है, या हम कह सकते हैं कि नई कविता की ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं अलग जो हमें प्रयोगवाद में दिखाई नहीं देती है, प्रयोगवाद में उनका प्रयोग कम होता है। तो उन प्रवृत्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो नई कविता की हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि नई कविता जो है उसमें क्षण का महत्व बहुत ज़्यादा है और अनुभूति की सच्चाई को बहुत ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। साथ ही उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण को प्रधानता दी है। हमने पिछली क्लास में हमने कुछ प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हुए हम प्रवृत्तियां पढ़ते हैं। अगली प्रवृत्ति है इनकी लघु मानव की प्रतिष्ठा। देखिए, लघु मानव की प्रतिष्ठा हम प्रयोगवाद में पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रयोगवादी कवियों का भी जो विशेषता है वो क्या है, लघु मानव की प्रतिष्ठा करना। और वही विशेषता में कहां दिखाई देती है, नई कविता में दिखाई देती है कि जो नई कविता के कवि हैं वो समाज में जो छोटे प्राणी हैं, वे प्राणी जिन्हें समाज में समुचित सम्मान या उन्हें समुचित स्तर नहीं मिल पाया, तो वे उन लोगों की वकालत करते हैं, उन लोगों को महत्व देने का प्रयास करते हैं कि इस संसार में, इस समाज में हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है, उपयोगिता है और उस व्यक्ति को वह सम्मान और वह स्तर मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये जो कवि हैं ये समाज के उन निम्न और छोटे प्राणियों को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने के लिए अपने काव्य में उनका ये बहुत ही सुंदर वर्णन अपने काव्य में ये करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो विशेषता है लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में ही समान रूप से हमें पाई जाती है। देखिए आगे की प्रवृत्ति देखें हम। निराशा और पीड़ा बोध। निराशा व पीड़ा बोध, यह प्रवृत्ति है, नई कविता की प्रवृत्ति आती है कि हमारे सामने निराशा व पीड़ा बोध। निराशा और पीड़ा बोध इस नई कविता की बहुत ही प्रमुख विशेषता है। अब निराशा और पीड़ा बोध में आता क्या है कि ये जो विशेषताएं हैं ये व्यक्तिगत स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर से तात्पर्य है कि कवियों ने इस भाव को स्वयं भोगा है, अर्थात उनके जीवन में कहीं ना कहीं निराशा और पीड़ा का भाव रहा है और उस भाव को वे सामान्य जन से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, यथार्थ रूप में, कि ये जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं जिनको हम भोग रहे हैं, जिनको कवि भोग रहा है, ये स्पष्ट है कि आम जन को, सामान्य जन को उनसे रोजाना रूबरू होना पड़ता है। अब ये जो निराशा और पीड़ा बोध की जो स्थिति है वो व्यक्तिगत स्तर पर यहां पर उपस्थित हुई है। कुछ कवियों ने इस निराशा को अपने रोजगार के माध्यम से भोगा है, किसी ने आय न होने के माध्यम से भोगा है, किसी ने अपने बच्चों की बीमारी में लगने वाले पैसे और उससे होने वाले खर्च के आधार पर भोगा है, किसी ने सरकार के द्वारा जो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं किन्हीं चीजों पर उनके रूप में भोगा है। तो ये जो निराशा पीड़ा बोध की स्थिति है ये व्यक्तिगत स्थिति के रूप में हमारे यहाँ सामने आती है। कवि स्वयं उसको भोगता है और उसका बहुत ही यथार्थ वर्णन यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कि इसके बारे में देखिए, एक पंक्ति है, तड़के ही रोज, तड़के ही रोज कोई मौत का पठान, कोई मौत का
पठान मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज, जिंदगी जीने का ब्याज, अनजाना कर्ज। ये पंक्तियां हैं जो स्पष्ट करती हैं कि निराशा पीड़ाबोध की स्थिति किस स्तर तक रही है। तड़के ही रोज कोई मौत का पठान मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज, अनजाना कर्ज, कि प्रतिदिन लोगों के सामने इन समस्याओं से उनका आमना सामना होता है कि कभी किसी का रोजगार नहीं चल पा रहा है, तो किसी को आय की समस्या हो रही है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो कोई कुछ भी नहीं कर पाने के कारण कुंठित है, निराश है, अवसाद में है। तो ये जो स्थितियां हैं प्रतिदिन इनसे सामान्य जन को, लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं तड़के ही रोज, सुबह सुबह रोज कोई मौत का पठान, कोई भी व्यक्ति, कोई कर्ज मांगने वाला आता है, क्या करता है, मांगता है जिंदगी जीने का ब्याज। वह हमसे जीवन यापन करने का क्या मांगता है, पैसा मांगता है। अर्थात हमें प्रतिदिन लोगों को इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता था और वह इन संघर्षों में जीने का आदी हो चुका था। पता नहीं ऐसा कौन सा कर्ज था उनके ऊपर और कैसा कर्ज था जो कभी भी चुकने पर नहीं आता है, और प्रतिदिन उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों से व्यक्ति का सामना होता रहता है। तो यहां पर जो निराशा और पीड़ाबोध की स्थिति है वो व्यक्तिगत स्तर पर कवियों ने स्वयं उसे भोगा है, स्वयं उसे महसूस किया है, और सामान्य लोगों की उस मनोभावनाओं को देखते हुए, मनोभावनाओं को समझते हुए उस दुख को उन्होंने व्यक्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो यहां देखते हैं अगली इनकी प्रवृत्ति कौन सी आती है, निराशा व पीड़ाबोध। हमने इनकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी की हैं, पहली की है क्षण की महत्ता, अनुभूति की सच्चाई, कौन सी है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, निराशा व पीड़ाबोध है। बची कुछ जो विशेषताएं हैं मैं आपको बार बार मैं बता चुका हूं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो प्रयोगवाद से मिलती जुलती हैं। कुछ नई प्रवृत्तियां जो हमारे सामने आती हैं उनके बारे में हम अध्ययन लगातार कर रहे हैं। तो नई कविता की अगली विशेषता कौन सी आती है, निराशा व पीड़ाबोध की स्थिति। अगली विशेषता देखते हैं, इसको देख लीजिए। बौद्धिकता, बौद्धिकता या बौद्धिकता, या हम कह सकते हैं विवेकमूलक दृष्टि। देखिए बौद्धिकता जो है वो नई कविता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है, और यही विशेषता हमने प्रयोगवाद में भी हमने इस विशेषता को देखते हैं। ये जो कवि हैं हर स्थिति का आकलन किस आधार पर करते हैं, बुद्धि और तर्क के द्वारा करते हैं। ये कहते हैं कि अब कल्पना और सौंदर्य में जीने का अवसर गया है, समय गया। अब हमें रोजाना जिन चीजों का सामना करना है उनका सामना हमें यथार्थ रूप में करना पड़ेगा। अर्थात वो चीजें जो हम सोच से या किसी का सहारा लेकर हमें उन्हें भुलाने का प्रयास करें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो चीजें जो हैं रोजमर्रा की जो हमारी चीजें हैं, दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उनसे हमें रोज सामना करना पड़ता है। इसलिए यहां पर जो कवि हैं वो किसको महत्व देते हैं, बौद्धिकता से। वो यहां पर सोचने पर, बौद्धिकता के आधार पर चीजों का निर्णय करने की यहां पर वो संदेश देते हुए नजर आते हैं। देखिए वो क्या इसमें स्पष्ट करते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे,
मठ और गढ़ सब, मठ और गढ़ सब। या बौद्धिकता के आधार पर वो कवि कहते हैं कि अब हमें अभिव्यक्ति के सारे खतरे, अर्थात जो हमारी भावनाओं को प्रकट करने का जो रूप है उसे हमें बदलना होगा, उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब, और जो बनी बनाई रीतियां हैं, कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं, उनको तोड़कर अब हमें बुद्धिवादी दृष्टि से ही काम लेना होगा। तो यहां कवि जो है वो बौद्धिकता पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है कि बौद्धिकता के द्वारा या विवेक मूलक दृष्टि के द्वारा ही हम किसी चीजों को समझ सकते हैं, उनसे संघर्ष करने की शक्ति हम में आ सकती है। लेकिन यहां जो कवि है वो बौद्धिकता को सर्वाधिक महत्व आधुनिक भाव के आधार पर देता है। अर्थात वो कहता है कि आज प्रगति का युग है, आज आगे बढ़ने का युग है, आज यदि हम जीवन को यदि कल्पना के रूप में परिवर्तित करना चाहें तो यह संभव नहीं है। इसलिए वे किसी भी चीज को सोचने समझने का जो ढंग है उसमें वे यथार्थ को जोड़ना चाहते हैं, तर्क को जोड़ना चाहते हैं, अपनी बुद्धि के प्रयोग को वे इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। तो यहां पर अगली इनकी विशेषता आती है बौद्धिकतावादी दृष्टिकोण। ये इनकी कुछ प्रवृत्तियां हैं नई कविता की, जिसमें वे अपनी भावनाओं को, विचारों को प्रकट करते हुए यहां पर हमें प्रतीत होते हैं। देखिए कुछ अब प्रवृत्तियां कुछ हमारे सामने आती हैं। अगली प्रवृत्ति देखें हम, व्यंग्य। देखिए व्यंग में देखते हैं, व्यंग जो है हम देखते आ रहे हैं छायावाद से लेकर प्रगतिवाद में भी है, प्रयोगवाद में भी है, और नई कविता में भी इसका प्रयोग हमें सम्यक प्रकार से देखने को मिलता है। व्यंग एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को कहकर उसका गंभीर प्रभाव ग्रहण कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। तो व्यंग की जो विधा है वह नई कविता में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में यहां पर हमारे सम्मिलित की गई है। व्यंग के माध्यम से उन्होंने शहरीकरण पर, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों पर, समाज की परिस्थितियों पर बहुत ही गहरा व्यंग किया है कि आज जो परिस्थितियां हो रही हैं किस प्रकार की हैं, शासन जो चल रहा है और उसके अनुसार व्यक्ति के कर्तव्यों का किस प्रकार निर्वहन हो रहा है, उन सभी पर वे व्यंग के माध्यम से अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ते हैं। तो यहां व्यंग जो विधा है वो नई कविता की महत्वपूर्ण विधाओं में सम्मिलित होती है। व्यंग के माध्यम से वो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि जिन बातों को वो स्पष्ट रूप में सामान्यतः नहीं कह पाए, उन्हें व्यंग के माध्यम से वे प्रस्तुत करते हैं और उसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमें यहां दिखाई देता है। देखिए कुछ पंक्ति देखते हैं इसकी व्यंग के आधार पर। शाप, इसको ऊपर लिख देते हैं, मैं यहां से लिखता हूं, शाप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, यहां दिख रहा है, एक पूछूं, उत्तर दोगे, दिख रहा है, उत्तर दोगे, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं अब। तब कैसे सीखा डसना, तब कैसे सीखा डसना, बिस कहां पाया, देखिए
व्यंग के आधार पर कुछ पंक्तियां हैं, अज्ञे जी की पंक्तियां हैं। शाप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना और बिस कहां पाया। कि ये जो शहरीकरण की जो स्थिति है, नगरीकरण का जो विस्तार हो रहा था, उस पर ये बहुत ही प्रभावशाली व्यंग यहां हमें अज्ञे जी के द्वारा देखने को मिलता है कि जो गांव को छोड़ के लोग कहां जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां जो सभ्यता और संस्कृति की होड़ लेकर वो जा रहे हैं, वो सभ्यता, संस्कृति और संस्कार हमें वहां भी दिखाई नहीं देते। वहां क्या है, कपट है, छल है और लोगों की स्वार्थवृत्ति ही हमें वहां दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो व्यंग्य विधा जो है वह नई कविता की महत्वपूर्ण विधाओं में हमारे सामने आती है। अब हमने नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को हमने किया है और इस प्रवृत्ति के अतिरिक्त इसका जो काव्य पक्ष है, कला पक्ष है, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में अध्ययन करेंगे कि नई कविता का कला पक्ष किस प्रकार का रहा है। ये हमने भाव पक्ष किया है, अब हम कला पक्ष की ओर का अध्ययन हम अपनी अगली क्लास में आरंभ करेंगे। धन्यवाद।